अधूरा। करेंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप मोबाइल बहुत सही चला है। सभी लोग साथियों, हमारे किसी साथी ने मिर्जापुर को बढ़ावा और जहां पर विकास का कोई पैमाना न आया हो, वहां मैं कहना चाहूंगा कि मिर्जापुर के पावन जाबाज समाजवादी लोगों, आप लोगों की ये पहचान आज की तारीख से ही नहीं, बल्कि आपने उस तारीख को माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह को एक पैगाम लिख करके भेजा था और फूलन देवी को देश की पार्लियामेंट में सामंतवादियों के खिलाफ जिता करके भेजा था। इसलिए आप लोगों की समाजवादी पहचान के लिए मैं मुबारकबाद देने के लिए आया। आज इसी मंच पर विराजमान है उसी समाजवाद के दूसरी कड़ी के सांसद मिस्टर बाल कुमार पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों को ऐसे जज्बाती विचारों का जो तेवर आप में विद्यमान है, मैं ऐसे लोगों को फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं कहीं न कहीं हम सफर साथी जो पीडीए की एक बड़ी मजबूत आवाज होती है, कहीं न कहीं झंझावतों के बीच में जाकर के बीजेपी के लोग ऐसी नकेल कस देते हैं कि हमारे साथी को समझ में नहीं आता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है और सांसद और एमएलए भी हो जाता है। लेकिन भगवान ने समय से सद्बुद्धि दिया, भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाजवादी विचारों को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। ऐसे अपने आदरणीय साथी रमेश चंद्र जी को जो पूर्व में सांसद रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपनी महिलावान जिला पंचायत अध्यक्ष रहे प्रभावती जी का, मंच पर विराजमान बाबू जगदम्बा सिंह को कौन नहीं जानता है पूरे प्रदेश में। आप यहां विधायक के रूप में देखते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में समाजवाद के सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे इसी मंच पर विराजमान है जो बिल्कुल जो समाज हाशिए पर रहा हो और हाशिए पर भी उसकी लाइन राजनीतिक रूप से न रही हो, उनकी एक लंबी लाइन राजनीतिक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने विधानसभा के सदन में भेज करके केवल आप लोगों ने विधायक ही नहीं बनाया, बल्कि जो मंत्रिपरिषद बना उसके एक मजबूत स्तंभ बने कैलाश चौरसिया जी, उनको भी मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। विवाद जवाब देने वाले, समाजवाद की एक प्रकार से शुरुआत की स्तंभ के रूप में स्थापित करने वाले पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर यादव जी, आदरणीय आशीष यादव जी, आदरणीय अशोक यादव जी, इन सभी लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हो सकता है कि नाम मुझसे छोड़ जाए कुछ नाम, क्या हुआ कागज भाई। हमारी मुलाकात आदरणीय सुरेश सिंह पटेल उडेकर साहब से इसी कचहरी के पावन परिसर में हुआ। एक मुकदमे के सिलसिले में बनायों का मामला था, उसका कुछ कारोबार यहाँ था।
आदरणीय वकील साहब का मोबाइल नंबर तो हमारे पास नहीं था। हमारे एक मित्र सुनील पटेल जी रहे हैं, बैठे हैं मंच पर, इनसे बात हुई, इन्होंने यहाँ भेजा और मुकदमा भी पास हो गया। तो जब मुकदमा पास हो गया तो समाजवाद भी पास होगा। ऐसे हमारे साथी सुनील पटेल जी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में बैठे हुए पहले तो हमें उन्हीं का नाम लेना चाहिए, अपने आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी को आप लोगों ने स्नातक एवलसी शिक्षक एवलसी स्नातक एवलसी बना करके भेजा। कितनी बड़ी कामयाबी आप लोगों ने लिया इस क्षेत्र में। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके दोनों एमएलसीओं को, चाहे वो लाल बिहारी यादव जी रहे हों, चाहे हमारे भाई आशुतोष सिन्हा जी हों, अब विधान परिषद की एक बड़ी आवाज बन करके ये दोनों लोग वहां पर खड़े रहेंगे। मैं सचेतक के रूप में आप हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं सभी हमारे साथी इधर पीछे बैठे हैं, आदरणीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति के अग्रणी रामराज भाई साहब, हम लोग साथ में रहे हैं। और दामोदर मौर्य जी हमारी प्रदेश कमेटी में है। हमारी बहन उधर, क्या नाम है बहन का, वो इंदु कुमारी जी, सभी साथियों को, रविंद्र बहादुर पटेल जी, हमें तो बहुत प्रिय लगते हैं रविंद्र बहादुर जी। केवल यही नहीं प्रिय है, आप सभी लोग प्रिय हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी विधानसभा अध्यक्षों को और जिला कमेटी के सभी सदस्यों को, और फ्रंटल के लोगों में लोहियावानी के लोगों ने स्वागत किया, छात्र सभा के लोगों ने स्वागत किया, सभी प्रकोष्ठ के लोगों ने कहीं न कहीं से समाजवाद की गूंज लाई है। सभी लोगों को सम्मान देता हूं। इधर हमारी बहनें हैं, ये हमारी बहन जिला के अध्यक्ष है, बहुत अच्छी बात। हाँ क्या ना, अरविंद बानो जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। आपको भी, आपकी टीम को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आधी आबादी में भी पीडीए के अंतर्गत आधी आबादी भी है। आप समझ लीजिएगा, पीडीए के अंदर आधी आबादी भी है। और ये भी समझ लीजिएगा, मझवा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कौन जानते हैं, बताओ भाई। रोहित शुक्ला जी ना, जान रहे कि नहीं, ये भी पीडीए है। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी पीडीए। और इधर अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे के पीडीए की आवाज है। जहां भी रहते हैं झोंकी झोपड़ियों के लोगों के लिए एक एक बड़ी आवाज है। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर कुछ टिप्पणियां करने का काम किया, लेकिन मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग पढ़े लिखे हो, जानदार लोग हो, शानदार लोग हो, कि जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और उस कांग्रेस को बनाने वाला कोई भारत का नहीं था, वो इंग्लैंड का था। उसका नाम भी आप लोग जानते हैं, एक आईएएस रिटायर्ड घूम रहा है, आगे हो रहा है। वैसे इस में समाजवाद में जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण सिंह जी, तमाम ऐसे अग्रणी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया जी की पहचान समाजवाद से है, तो ऐसे रोहित शुक्ला की भी पहचान समाजवाद से है। तो पीडीए में ये भी लोग हैं। हमारे उस पीडीए में वो लोग नहीं है, हमारे उस पीडीए में वो लोग नहीं है जिसकी लड़ाई आज आमने सामने है। लोग सवाल आप लोगों से करते होंगे
कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक संविधान मान स्तंभ है क्या? एक बड़ा सवाल है। मीडिया के लोग भी सवाल करते हैं। आते जाते कुछ हम सफर साथी भी सवाल करते हैं कि ये संविधान मान स्तंभ है क्या? एक चिड़िया का नाम है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस चिड़िया को पहचान लिया कि संविधान मान स्तंभ क्या है। संविधान मान स्तंभ वो है कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज जो पीडीए के कुर्मी समाज में जन्म लेकर के 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए, देश में राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की उस असमतल भूमि को समतल करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कुर्मी समाज में जन्म लिए थे, एक महान समाज है कुर्मी समाज, उसमें जन्म लेकर के पूरे पीडीए के कल्याण के लिए 26 जुलाई 1902 में 50% आरक्षण दिया था। वो है मान स्तंभ। चला आजादी के 75 साल बीते और आजादी के 75 साल बीतने के बाद जो संविधान के उच्च आदर्श रहे हैं, जो संविधान के मूल्य रहे हैं, जिनके लिए एक बराबरी की समतल भूमि बननी चाहिए, आजादी के 75 साल भी नहीं बना पाए और 2014 से लेकर के 2024 तक तो ऐसा चला कि भारतीय संविधान में कुछ रह ही नहीं गया। उसी भारतीय संविधान को बचाने के लिए जिससे लोकतंत्र का खतरा है, और ये लोकतंत्र जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में दिया, ये लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र दुनिया के सभी लोकतंत्रों से सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसको वेंटिलेटर पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उसकी सांसें बंद हो रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि डबल इंजन वालों ने जो ऐलान किया था कि हमको 400 के पार कर देना, और जब 400 के पार कर दोगे तो इसको वेंटिलेटर वाले को खत्म कर देंगे। इसको केवल एक शख्स समझा और सामाजिक न्याय की लड़ाई के एक जबरदस्त और शानदार योद्धा मिस्टर अखिलेश यादव जी ने समझा और आवाज आप लोगों को दिया। पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में उन्होंने आवाज दिया और उस आवाज को आप लोगों ने परखा और समझा। तो जो रास्ता मोदी का उत्तर प्रदेश से जाता था, उस रास्ते को आप लोगों ने बंद कर दिया कि अब मोदी तुम्हारा रास्ता उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा। आपने इंडिया अलायंस को 43 सीटें जिता करके और 37 सीटें समाजवादी पार्टी के दे करके उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और पूरे देश में तीसरे स्थान पर जो पहचान पहुंचाई है, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। कुछ साथी ये कहते होंगे कि अब तो 37 सांसद हो गए, अब जरूरत क्या है? एक खुशी का माहौल, खुशी का जश्न आप लोगों ने मना लिया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके खुशी और जश्न के माहौल को उपचुनाव में कमजोर करना चाहती है। जो देश की पार्लियामेंट में और एस पासवान जी जो जनरल सीट से माननीय अखिलेश यादव जी ने जिताया, और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि जो राम को लाए हैं उनको वोट देने का काम करना, जो राम को लाए हैं उनको राजा बनाने का काम करना। तो केवल फैजाबाद के लोगों ही नहीं,
फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले 5 लोकसभा की सीटों के बॉर्डर पर वहां के लोगों ने अखिलेश रेखा खींच दी, अखिलेश रेखा खींच दिया और इस बात का संदेश दे दिया, ए मोदी के लोगों, अगर फैजाबाद के मंडल पर अगर अखिलेश रेखा को पार कर जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। क्यों भस्म हो जाओगे? भगवान राम ने कहा फैजाबाद मंडल के लोगों के लिए, ये फैजाबाद के लोगों, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये दगाबाजी करने वाले लोग हैं, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, ये नफरत पैदा करने वालों के बीच में न जाना और वहां की जनता भगवान श्री राम का हुक्म मान करके और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीता करके देश की पार्लियामेंट में भेजा। आपकी नाक बड़ी हो गई, नाक का सम्मान ऊंचा हो गया। तो 2024 में हुआ, फिर उपचुनाव 10 सीटों का होगा, 27 की लड़ाई आगे है। तो 2024 में ही 10 विधानसभाएं हैं। हमारे नेता लोग तो उन 10 विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने के लिए, जिताने के लिए जाएंगे। आप लोगों को यही रहना है, केवल एक विधानसभा है, उस विधानसभा का क्या नाम है? मझवा, है कि नहीं? तो मझवा को जिताना है कि नहीं? हाथ तो उठाओ। बिल्कुल वेलकम है, वेलकम है। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, जब आप मझवा को जिताने के लिए निकलोगे, बड़ी यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं, आपको लाठी डंडे भी मिल सकते हैं, आपको दरोगा इंस्पेक्टर परेशान कर सकता है, जैसे लोकसभा के चुनाव में बंद कर सकता है। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, बड़ी तादाद में हमारे यहां पीडीए के लोग आए हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लाख डंडे पड़े, लाठियां चले, लाख जुर्म और जाति हो, आप एक काम कर देना, वो काम जो एक जंगल में हुआ था। एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल में खरी दोपहरी में आग लग गई। खरी दोपहरी में आग लगने के बाद उसमें बड़े बड़े जानवर थे, बड़ी बड़ी पक्षियां थी और सभी बड़े बड़े उसमें बाज जैसी पक्षियां एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रही थी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जंगल के आग को बुझा दे, और उसी जंगल में एक छोटी सी गौरैया जैसी पक्षी थी, उसके मन में विचार आया कि हम जंगल की आग को बुझाएंगे। और उस छोटी सी चिड़िया ने अपने समाज के लोगों को बुला लिया और बुला करके एक संकल्प लिया कि हम लोग जंगल की आग को बुझाएंगे। और सभी चिड़िया एक साथ उड़ी जंगल में। दूर जा करके एक तालाब पाया और तालाब के पानी को अपने चोंच में ले आकर के जंगल की आग को जब बुझाना शुरू किया, बाज जैसी पक्षियों ने, बड़े बड़े सामंतवादी जैसे जानवरों ने पक्षी का उपहास करना शुरू किया, छोटी सी पक्षी का उपहास करना शुरू हुआ, उसका हंसी उड़ाना शुरू कर दिए। उस छोटी सी पक्षी को बड़ा तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन ऐसी तकलीफ की घड़ी में छोटी सी उस चिड़िया ने कहा, गौरैया ने, हे मेरे बड़े भाई बाज, तुम हमारे बड़े भाई हो, मैं इसका स्वागत करता हूं छोटी छोटी चिड़िया, लेकिन एक बात याद रख लेना, जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वाले में लिखा जाएगा, इस छोटी सी चिड़िया का आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। जो हमारा संविधान वैलिडिटी लेटर पर चला गया था,
उसको आप लोगों ने वेंटिलेटर से हटा करके बढ़िया सांस दे दिया देश की पार्लियामेंट में, बढ़िया ऑक्सीजन दे दिया देश की पार्लियामेंट में। लेकिन उसी पार्लियामेंट में क्या हुआ, आप अपनी नजर डाल लो, अपने घर से ही जाकर के देखो। देश की पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब को होना चाहिए, जहां बाबा साहब के संविधान को होना चाहिए, वहां पर राजतंत्र कुलीन तंत्र स्थापित करने के लिए इन लोगों ने सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल की, सेंगोल को समझना होगा सेंगोल क्या है। अगर सेंगोल को नहीं समझोगे, सेंगोल राजतंत्र की पहचान है, राजतंत्र की पहचान। इसी पहचान को खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र लाया। राजा रानी के पेट से न पैदा हो, अगर राजा पैदा हो रहा है लोकतंत्र में तो वोट के माध्यम से पैदा हो, जो वोट का अधिकार आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। अपनी वोट का प्रयोग कर लेना और इनके इस सेंगोल को, इनके इस कुलीन तंत्र को, जो ये लोकतंत्र में के गर्भ में एक बड़ा भ्रूण सेंगोल को विकसित कर रहे हैं, उस भ्रूण को हमें आपको खत्म करना होगा और उस लोकतंत्र के गर्भ में हमें बाबा साहब के संविधान को स्थापित करना होगा। ये संकल्प लेकर के आप लोगों को जाना होगा। संकल्प लेकर के जाओगे कि नहीं भाई? जाएंगे ना? संविधान को बचाएंगे ना? जिम्मेदारी से हाथ उठाइएगा। धोखा देना है तो आज ही धोखा दे देना, मझवा में मत धोखा देना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और बचाना किस लिए है? बचाना इसलिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, डबल इंजन के लोगों ने कहा था 400 के पार कर देना, हम ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बताओ भाई। वो लल्लू सिंह कौन है? वहां फैजाबाद से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस का नेता, भाजपा का। कौन चुनाव लड़ रहा था? उसने कहा। और अमित शाह का भाषण नहीं सुना था क्या? आपने मोबाइल में देखा होगा कि 400 के पार कर देना, संविधान को रफा दफा कर देंगे। ये कहा था आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो इसी आरक्षण को बचाने के लिए हमें आपको काम करना है, क्योंकि इन नेताओं के मुख में राम है, इन नेताओं के मुख में राम है और बगल में छुरा भोंकने वाली छुरी है। याद रख लेना, इनकी छुरा भोंकने वाली छुरी पीढ़ी के लोगों के लिए खतरनाक है, खतरनाक है। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके मजबूत करना है। किसके लिए मजबूत करना है? आप अपने लिए मजबूत न करना, हमारे लिए मजबूत न करना, हमारे नेताओं के लिए मजबूत न करना, मजबूत कर लेना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आज तक कलेक्टर नहीं बन पाया है, जो आज तक एसपी नहीं बन पाया है, जो आज तक दरोगा और सिपाही नहीं बन पाया है। उन पीढ़ियों के लिए आप काम कर लेना। हम लोग यहां इसलिए नहीं आए कि अपने लिए आए हैं, एमएलए और एमपी बनने के लिए आए हैं। आए हैं तो आने वाली पीढ़ी जो सदियों से गुलाम रही है, जिनके बेटों को शिक्षा का अधिकार नहीं, जिनको स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जब बाबा साहब भारतीय संविधान में ये बोला है, और उसी संविधान की बात 5 तारीख को हम लोगों ने जयंती मनाया।
पंडित जनेश्वर मिश्रा ने बोला है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाओगे कि नहीं भाई? बढ़ाएंगे ना, लेकिन ध्यान रखना, ये छू मंत्र करने वाले लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, चाहे वो पाल होगा, चाहे वो भिंड होगा, पासी होगा, दलित होगा, पूरे पीढ़ी की जात, पटेल भी होगा। हम तो भाषा दे रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, कल क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। तो इसलिए ये लोग आप लोगों के बीच में छलावा देने के लिए आएंगे, झांसा देने के लिए आएंगे, लेकिन अपने लोगों को संदेश दे देना, किसी के छलावे में न आवे, किसी के झांसे में न आवे। और जब किसी के छलावे और झांसे में नहीं आएंगे तो काम बढ़िया बन जाएगा। एक बहेलिया था, उसने वो चिड़ियों को, तीतर को पकड़ता था। पकड़ता क्या था? तीतर को फंसाता था। तीतर एक पक्षी है, और फंसाता था और फंसा करके आपके मिर्जापुर के बाजार में वो बेचा करता था। जब मिर्जापुर के बाजार में बेचा करता था तो एक तीतर पिंजड़े में बंद रखा था और दूसरा तीतर खुला छोड़ रखा था। मैं गया उस मिर्जापुर के बाजार में, आप जैसे किसी साथी को लेकर के तीतर खरीदने, तो जो बाहर वाला तीतर था उसका दाम उसने 100 रुपया बताया, और जो पिंजड़े के अंदर बंद तीतर था उसका 500 बताया। हमने कहा कि बड़ा महंगा ये तीतर है, ये बताओ पिंजड़े वाला क्यों 500 रुपए में, बाहर वाला 100 रुपए में क्यों? तो उसने बताया कि जो पिंजड़े के अंदर वाला तीतर है, ये अपने बिरादरी को फंसाता, ये अपने बिरादरी को फंसाता है। और तीतर वाला बहेलिया जाल लेकर के जाता है तो 5 किलो वाला राशन तो है ना, जो मोदी बजरी देते हैं कि नहीं? 5 किलो वाला, और वो 5 किलो वाला राशन हो सकता है मेरी बिरादरी का ही, मेरी बिरादरी का ही। ओ तीतर की तरह गुलाम, जिसे संविधान का आता पता नहीं है, जिसे लोकतंत्र का आता पता नहीं है, जिसे ओबीसी SC ST के आरक्षण का आता पता नहीं है, वो अपनी जाल आपके मिर्जापुर के मझवा में फैला सकता है, दानों को भेज सकता है, और दानों को भेज करके जब हमको फंसा लेगा हमारी बिरादरी को, तो मझवा के बाजार में नहीं, उसको ले जाकर के लखनऊ के बाजार में काट करके भेजेगा, आरक्षण खत्म कर देगा, आपकी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी। साथियों, अब मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं, जानदार लोग हैं, समाजवाद की विचारधारा की वैचारिक क्रांति के लोग हैं, लेकिन मोदी के उस फार्मूले को और योगी के उस फार्मूले पर मत जाना। 46 में 56 वाला, 46 में 56 वाला जानते हैं कि नहीं? 46 में 56 का मतलब कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 46 SDM की वैकेंसी थी, और योगी ने कहा, अखिलेश यादव ने 56 बना दिया, 56 SDM बना दिया, 10 और कहां से ला दिया? हमारे लोगों ने झूठ की बात को सच माना, समझा नहीं कि 46 SDM की वांट थी कि नहीं थी, जिसको 56 में बता रहा, और उस चीज का जवाब सदन में अखिलेश यादव मांगे। आज तक योगी
उस पन्ने को निकाल करके नहीं दे पाया, केवल सोशल मीडिया पर चलाने का काम किया। ऐसे सिपाही भर्ती में पेपर लीक हो गया, ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, पेपर लीक करा करके नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये नफरत पैदा करवाना चाहते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में यादवों की भर्ती हो गई। साथियों, यादवों के लिए परेशान मत हो। जितने भी समाज के लोग यहां पर आए हैं, मैं कह रहा हूं यादवों के लिए परेशान मत हो। मोदी की सरकार में 21 IAS यादव बना है और मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि यादव को IAS और यादव को डिप्टी ECS बनने के लिए कोई रोक पाए। ये मेहनत कर रहा है और अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा, उन घोषणा पत्रों को भी पढ़ लीजिए और 3 रिजल्ट आप देख लीजिएगा। 2005 से लेकर के 2007 नेताजी की सरकार में नेताजी ने जितने पीरियड में, उनके पीरियड में जितना यादव सिपाही हुआ, बहन जी की सरकार 2007 से 12 तक देख लीजिएगा, बहन जी ने जितना नेताजी ने यादव को पुलिस की नौकरी दी थी, उससे 1200 ज्यादा नौकरी बहन मायावती ने यादव को दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? अखिलेश यादव ने नौकरी दिया है। इनके ऊपर भी आरोप आया, यादव को सिपाही बना दिया पूरा का पूरा, और रिजल्ट उठा करके 2017 के बाद देख लो, जो सिपाही की भर्ती आई थी और उस सिपाही की भर्ती ने इस योगी ने अपनी रिश्तेदारी अखिलेश यादव से बना लिया। कहा कि अब तो साले बानोई की रिश्तेदारी है। अखिलेश यादव ने यादव को नौकरी सिपाही कम बनाया है और उसने 1700 यादव को और बढ़ा दिया इस योगी ने। रिजल्ट देख लो निकाल करके, और जब निकाल करके आप देखोगे तो आपको हासिल नहीं होगा। यादवों का अनुकरण कर लेना, यादवों के साथ चल लेना, यादवों का साथ दे देना। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, पेपर लीक खत्म कर दूंगा और सिपाही की कोई परीक्षा नहीं होगी। जब कोई परीक्षा नहीं होगी तो पेपर लीक नहीं होगा। जब पेपर लीक नहीं होगा तो नौजवान भाई और बहनें सिपाही बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? इस मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया की सड़कों पर आप चले जाओ, सुबह शाम देखो तो यादव गाय भैंस का दूध पी करके पहलवानी कर रहा है, सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा है। और हमारा पाल भाई क्या कर रहा है? आदरणीय पूर्व सांसद जी रमेश चंद्र जी, आपकी बिरादरी क्या कर रही है? हमारे सुरेंद्र भैया की बिरादरी क्या कर रही है? तमाम सारे लोगों की बिरादरी क्या कर रही है? यादवों के साथ दौड़ लगा दो। सिपाही की भर्ती नहीं होगी, जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ करके आएगा उत्तर प्रदेश का सिपाही बनेगा। अभी समय है, वक्त है। पहले से ही मैं रिजल्ट दे करके जा रहा हूं। यादवों के साथ दौड़ना शुरू कर दो सिपाही की भर्ती में। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? अपने बेटे बेटियों को दौड़ाओगे कि नहीं सिपाही दरोगा बनाने के लिए? कितने लोग दौड़ाओगे? हाथ उठाओ। अभी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। दौड़ाओगे ना? अब जान लो, जब दौड़ाओगे तो चोर को पकड़ने में जो सबसे तेज दौड़ेगा उसको अखिलेश यादव जी क्या बना देंगे? दरोगा और सिपाही बना देंगे।
लेकिन कब बना देंगे? ये कब बनाएंगे? जब संविधान महासंघ की इज्जत रख लोगे, जब संविधान असम की इज्जत रख लोगे, अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ोगे और इस लड़ाई में सामाजिक न्याय के लिए आगे निकलोगे, और जब सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे निकल जाओगे, अपनी सरकार केंद्र में बना लोगे, तो जाति जनगणना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिना जाति जनगणना के न्याय नहीं मिल पाएगा। कुर्मी कितना है, अहिर कितना है, गड़ेरिया कितना है, चौरसिया कितना है, विश्वकर्मा कितना है, प्रजापति कितना है, धोबी कितना है, तमाम आदिवासी कितना है, पूरी जनगणना हो जाएगी। तो उसके आधार पर डॉक्टर लोहिया जी ने जो कहा था, इस देश में जिसकी जितनी आबादी, उस आबादी के आधार पर उसकी हिस्सेदारी आदरणीय अखिलेश यादव देने के लिए तैयार है। लेकिन करना पड़ेगा जाति जनगणना। इसके लिए आपको सरकार केंद्र में बनाना होगा, और उत्तर प्रदेश में दरोगा और सिपाही की भर्ती के लिए पेपर लीक न हो सके, उसके लिए अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनवा दीजिएगा। बनवाओगे कि नहीं? बनवाओगे ना? पीछे वाले काहे सो रहे हो? जागो, जागोगे ना? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इस देश में वंचितों का राज आएगा। बात सुन लेना, इस देश में वंचितों का राज आएगा, इस देश में पीडीए का राज आएगा, और अवश्य आएगा। उन्होंने डिफिनिट किया था कि अवश्य पीडीए का राज्य आएगा, जब सामंतवादी लोग, पूंजीवादी लोग, इनके द्वारा जब पीडीए के ऊपर शोषण और अत्याचार होगा, और यही पीडीए के लोग एक मंच पर इकट्ठा हो जाएंगे, और जब एक मंच पर इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी ताकत की वो आवाज जब छू मंतर करेंगे, तो मोदी का छू मंतर फेल हो जाएगा और पीडीए का छू मंतर चलेगा, और इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान चलेगा। इस बात को संकल्प लेकर के हम सभी लोगों को अपने अपने घर जाना होगा। रातों दिन जब भी आपको कभी समय मिले, अपने भाई भतीजे के यहाँ, अपने रिश्तेदारी नातेदारी में, और हर जगह इस बात का संदेश आप लोग पहुंचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? भाई करोगे? जोरदार, एक बार जोरदार हाथ उठाइए सब कोई। फिर से मैं वही नारा दे रहा हूं। क्या नारा? बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। एक बार जोरदार और नारा लगा दीजिए, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज, जय भारत।